जाना बहुत, है ना। चलिए ठीक है। तो आप सारे लोग सब्जी की खेती करते हैं, और सब्जी की खेती में सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड डलता है। खाद्यान्न, दलहनी, तिलहनी फसलों में तो बहुत कम डलता है, लेकिन वेजिटेबल में 25, 30, 40, 50 हज़ार रुपये तक का प्रति एकड़ आप पेस्टिसाइड डाल देते हैं। 40,000, 25,000 रुपये का 1 एकड़ में बीज लगाया और 30-40 हज़ार रुपये का पेस्टिसाइड डाल दिया। अगर वो फसल जो टमाटर की, बैंगन की, मिर्च की बोई है, इस साल मान लो एरिया थोड़ा सा कम था, तो मार्केट में रेट मिल गया, आपको प्रॉफिट हो गया। और अगर अमुक फसल का एरिया ज़्यादा हो गया है, तो जब बाज़ार में सब्जियां आई तो आपको तो जो लेबर लगा के तुड़ाई कर रहे थे ना, तुड़ाई वाला खर्चा भी नहीं निकला। तो मैं कहता हूं कि हमको आजकल, जैसे हमारे देश में प्राकृतिक खेती का विषय चल रहा है कि प्राकृतिक खेती की ओर किसान लौटें। और आप देखना, हमारे जो ऋषि मुनि थे, हमारे जो पूर्वज थे ना, उनका कॉन्सेप्ट कितना अच्छा था। ऋषियों मुनियों ने कृषि की बात की है। हमारे पूर्वज कृषि करते थे, इस विषय को समझना। आप खेती नहीं करते थे, कृषि करते थे। और कृषि का मतलब होता है कि किसान अपनी ज़रूरतों की सभी चीज़ें उगाएगा। खाने के लिए रोटी, दाल, तेल, सब्जी, फल, काटन, वो कृषि थी। अब आधुनिक युग में क्या हुआ कि हमने फार्मिंग शुरू कर दी। तो कृषि का मतलब होता है एग्रीकल्चर संस्कृति, कृषि संस्कृति। और फार्मिंग का मतलब होता है धंधा। काहे कि बोले हम टमाटर की फार्मिंग करते हैं, तो एक किसान ने 5 एकड़ ज़मीन था तो 5 एकड़ टमाटर लगाया है। अब उसके यहाँ चना नहीं है, मटर नहीं है, सरसों नहीं है, अलसी नहीं है, बाग नहीं है। अच्छा, टमाटर के बाद बैंगन नहीं है, भिंडी नहीं, केवल टमाटर, सिंगल क्रॉप। और ये सिंगल क्रॉप अगर मार्केट में इसका रेट डाउन हो गया तो आप क्या करेंगे? तो अगर मेरे पास मल्टी क्रॉप हैं, कुछ एरिया में रोटी खाने के लिए जो है, कुछ एरिया में दलहनी फसल है, कुछ एरिया में तिलहनी फसल है, कुछ एरिया में वेजिटेबल है, और वेजिटेबल में 2, 3, 4 सब्जियां, तो आपको कभी घाटा नहीं होने वाला। तो एक चीज़ तो ये कि हम सिंगल जो मोनोकल्चर है ना, उसको त्याग दें। दूसरी चीज़, वेजिटेबल में जो भी आपको बीमारी या इंसेक्ट दिखता है, अब आपको समझना ये है कि जो क्रॉप में बीमारी दिखी है ना, वो बीमारी क्रॉप की नहीं है, वो बीमारी थी सॉइल में। बीमारी सॉइल में थी, उसके लक्षण परिलक्षित हुए हैं फसल में, और आपने फसल में डाले पेस्टिसाइड और बीमार हो गए आप। गलत तो नहीं कह रहा हूं? आज की तारीख में क्या है, बीमारी जमीन में है, उसके लक्षण परिलक्षित होते हैं फसलों में, और मैं फसलों को ट्रीटमेंट देता हूं पेस्टिसाइड, फंजीसाइड के नाम पर जो भी। अब वो फिर जब मेरे भोजन का हिस्सा बनते हैं तो बीमार हो जाता हूं मैं। वहाँ 2 पैसा कमाने के लिए बढ़ा था कि 10,000, 20,000 कुछ ज़्यादा मिल जाएंगे, लेकिन जब आप बीमार हो गए तो 20,000 कमाए थे, 40,000 डॉक्टर ले गया, मामला ख़त्म। तो अब सुनिए, हम एक वो टेक्निक आपको भी बताएंगे कि आपको सब्जियों में दवा ही ना डालनी पड़े, ठीक है ना। तो देखिए, एक तो लगता है बीमारी है सॉइल में, मतलब पैथोजिन जो क्रॉप में, वेजिटेबल में जो बीमारी लग रही है, उसका पैथोजिन कहाँ होता है? मिट्टी में। और मिट्टी में क्यों है? क्योंकि आधुनिक कृषि तकनीकी ने
ये प्लान बनाया है। मैं देखो खुला बोलता हूँ, इस युग के सारे वैज्ञानिकों ने, किसी भी वैज्ञानिक ने एग्रीकल्चर मतलब किसान के लिए और प्रकृति के लिए कोई काम नहीं किया। काम किसके लिए किया है? उद्योगपतियों के लिए। तो वो लाभी तो उद्योगपतियों के साथ है, और हम उस चीज़ को समझ नहीं पाए। तो क्या कहा गया? दीमक दुश्मन है। प्रायोजित तरीका बता रहा हूँ। दीमक को क्या बताया? दीमक दुश्मन है। दीमक को नष्ट करने के लिए क्लोरोपाइरीफास डालिए। अब आपने 1 एकड़ ज़मीन में क्लोरोपाइरीफास डाल दी, क्या हुआ? क्लोरोपाइरीफास अगर दीमक को मार सकती है तो केंचुए को भी मारेगी, और फिर ज़मीन में रहने वाले नाना प्रकार के जो लाभदायक सूक्ष्म जीव उनको भी मारेगी। तो माँ तो मेरी जिंदा है ना। अभी माँ जिंदा थी, जब क्लोरोपाइरीफास डाला तो माँ मेरी मर गई। अब माँ तो मर गई, अब बीमारी आ गई। अब देखिए बीमारी, आप कहोगे नेगेटिव पैथोजन कैसे नहीं मरा? अगर लाभदायक मर सकता है तो हानिकारक भी मरना चाहिए। इसका एक उदाहरण बता दूँ। आप इंसेक्ट को मारते हैं ना, इल्ली को, माहू को, वाइट ग्रब को। आप जिन जिन चीज़ों को हम पिछले 50 सालों से मार रहे हैं, इल्ली को मार रहे थे, मर गई तितली। माहू को मार रहे थे, मर गई मधुमक्खी। दीमक को मारते रहे, मर गया केंचुआ। आज भी जिंदा हैं। चलिए, तो जब हम एक जीवामृत, आपने सुना होगा कि जीवामृत का क्या है कि मेरे खेत में जो जीवाणु मर गए वो जीवाणु कहाँ मिलेंगे? मेरे खेत में तो मर गए। जैसे आपको आपके घर में जामन नहीं है और कल आप भैंस ले आए हैं, आप सोचते हैं मैं दही जमाना है, तो चूंकि अभी पिछले 6 महीने से दूध नहीं हो रहा था तो आपके घर में जामन नहीं था। लेकिन आज आपको लगता है कि हम फिर कल से दही जमाना शुरू करें, तो जामन या तो पड़ोसी से मांग के लाओ या बाज़ार से 2 रुपए का लेके आओ। लेकिन जामन नहीं हुआ तब तक दही नहीं जमेगा। इसी प्रकार जो जीवाणु मेरी ज़मीन से नष्ट हो गए हैं वो जंगल में मिलेंगे। तो जंगल से जीवाणुओं को लाना, एक ड्रम में डालना, अभी आपको आगे सिखा दूंगा यहीं पर, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है कि जो ज़मीन में निगेटिव पैथोजन जो फसलों में रोग फैलाते हैं, ये पॉजिटिव जो माइक्रोब्स हम लगाएंगे वो उनको वहीं समाप्त कर देंगे। तो यानी कि भूमि जनित बीमारी आपके खेत में नहीं लगेगी, ठीक है ना। उसके बाद हमारे, मैंने बोला ऋषियों ने क्या परंपरा अपनाई थी? खेत की मेड़ें थी, मेड़ों पर पेड़ थे, नाना प्रकार के झाड़ थे, तो चिड़ियाँ थीं। हमारे खेतों में पहले चिड़ियाँ थी ना। इंसेक्ट अगर कभी वेजिटेबल पर आएगा तो इंसेक्ट आएगा और चिड़िया उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। लेकिन अब समस्या है चिड़िया है नहीं, तो हमें इंसेक्टिसाइड पर डिपेंड होना पड़ेगा। इंसेक्ट आएगा तो फिर आपको कोई ना कोई कीटनाशक रसायन डालना पड़ेगा। तो मनुष्य इस धरती पर हंसने मुस्कुराने के लिए आया है। आप किसान हो और आप इतना परिश्रम करने के बावजूद भी अगर किसान को खेती में घाटा होता है, घाटे का कारण उसको आत्महत्या करनी पड़ती है, तो फिर आज एक आने से हमको समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कहाँ है। नहीं समझना पड़ेगा प्रॉब्लम कहाँ है। तो प्रॉब्लम है हमारी जो कृषि का जो सिस्टम है। हम अब फार्मिंग करने लगे हैं, हम खेती नहीं करते, तो हम कृषि नहीं करते, हम खेती करते हैं। तो हमको कृषि शुरू करनी है, खेती छोड़ करके कृषि शुरू करनी है। और क्यों करनी है? क्योंकि हम सारे लोग अंतिम पीढ़ी के व्यक्ति नहीं हैं। मतलब ऐसा नहीं कि मेरे मरने के बाद इस धरती पर कुछ होना नहीं है। हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी यहीं जिंदा, उनको भी यहाँ जीना है। तो उनको अगर जीने की हम ऐसा चाहते हैं वो भी खुशहाल जीवन जिएं, तो फिर हमें प्राकृतिक संसाधनों को, यानी भूमि की उर्वरता को और पानी को बचा के रखना होगा। जो जलवायु है, जो ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, उसको रोकने के लिए भी कुछ करना होगा। और जो बायोडाइवर्सिटी है, यानी 84 लाख योनियों को जीव जंतु,
उनको उनमें से किसी को मारने का प्रयास नहीं करना, क्योंकि कृषि का जो मूल सिद्धांत है, वेद आप पढ़िए तो कृषि का जो सिद्धांत है वो है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हम खेती ऐसी करें कि पृथ्वी में रहने वाले सभी प्राणी सुखी और निरोगी बने रहें। जैसे ही आप ऐसा भाव मन में लाते हो कि मैं किसी को नहीं मारूंगा, तो फिर परमात्मा कहता अब तू चिंता मत कर, अब तुझे भी कोई मारने वाला पैदा नहीं हुआ। लेकिन अगर परमात्मा की, भगवान की व्यवस्था को मैं मारता हूँ तो फिर भगवान भी कहता है कि जा तेरा, तू जाने तेरा काम जाने, मुझे बीच में मत घसीट। ठीक है ना। तो खेती में हम जो पेस्टिसाइड यूज करते हैं, पेस्टिसाइड यूज ना करना पड़े इसके लिए हाल फिलहाल जैसे जीवामृत है वैसी एक बनती है संजीवनी खाद। जीवामृत डालने से भूमि जनित बीमारियां ठीक हो जाती हैं और संजीवनी खाद के प्रयोग से जो इंसेक्ट और एयरबोर्न डिजीज है वो कंट्रोल हो जाती हैं। अब संजीवनी खाद क्या है? नीम, आप सुना होगा कि नीम ऑयल छिड़को। नीम ऑयल से कोई इंसेक्ट मर सकता है? नहीं मरता ना। तो नीम ऑयल इंसेक्ट मारने के लिए है भी नहीं। लेकिन नीम ऑयल अगर प्रिकॉशनली आपने डाला है इंसेक्ट आने के पहले, तो उसने नीम ऑयल की जो मात्रा पत्ती पर स्टिक कर गई है, उसके कारण जब कीट आएगा पत्ती को खाएगा तो उसको टेस्ट अच्छा, तो वो आपका खेत छोड़ के भाग जाएगा। जैसे इतने लोगों का, 100 लोगों के लिए एक किसी व्यक्ति ने यहाँ 50 किलो दाल बनाई। भोज है, आज भोज है, भंडारा है। एक व्यक्ति केवल 1 ड्रॉप मिट्टी का तेल, 100 लोगों की दाल में कितना है मिट्टी का तेल? 1 ड्रॉप मिट्टी का तेल अगर उस दाल में गिर जाए तो 100 लोग दाल नहीं खाएंगे। तो जो हम संजीवनी खाद बताते हैं उसमें क्या करते हैं, 20 किलो गोबर लीजिए, 1 एकड़ का फार्मूला बता रहा हूँ। 20 किलो गोबर 100 लीटर के ड्रम में डालिए। यदि गौमूत्र मिल जाए तो 20 लीटर गौमूत्र डालिए। यदि गौमूत्र ना मिले तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, 20 किलो गोबर प्लस कर दीजिए, यानी 40 kg गोबर। और 20 किलो नीम की पत्ती हरी, अगर नीम की पत्ती ना हो, निमौली हो, तो 5-6 किलो निमौली को कुचल करके उसी ड्रम में डाल दीजिए। और 2 किलो गुड़, तो 40 किलो गोबर और 20 किलो निमौली और 2 किलो गुड़, और फिर इसमें 50 लीटर पानी डाल दीजिए, धूप में रख दीजिए। 15 दिन के अंदर ये फर्मेंटेट हो करके पक जाएगा और इसमें जो रसायन बनेंगे वो 3 काम करते हैं। गोबर और गौमूत्र, ये जो पैथोजन आएगा हवा से उड़ करके पत्ती में, उसको कंट्रोल कर देगा। और जो नीम का अर्क आएगा वो इंसेक्ट को नहीं आने देगा। और नीम और गोबर से जो ह्यूमिक एसिड बनने वाला है और साथ में गुड़ है, ये वेजिटेबल में ग्रोथ प्रमोटर का काम करेगा, ज़बरदस्त फ्लावरिंग आएगी। आपका पैसा कितना लगा? केवल गुड़ का पैसा लगा और 2 घंटे का श्रम लगा। लेकिन इसको क्या करना है, अगर आपने टमाटर बोया है और टमाटर में आप मान लो 20 स्प्रे कर रहे थे, तो इसके 10 स्प्रे करने हैं। वहाँ 20 स्प्रे कर रहे थे, एक स्प्रे 1000 रुपये का था या 2000 रुपये का था। यहाँ स्प्रे करना है, पैसा नहीं लगना, केवल श्रम लगना है। अगर आप 10 बार स्प्रे कर दोगे बैंगन के, टमाटर के, मिर्च के खेत में 10-10, 12-12 दिन के अंतराल में, तो आप देखेंगे कि आपकी फसल में कोई इंसेक्ट और कोई बीमारी नहीं आई। तो कितना सरल सूत्र है, कोई दिक्कत है? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक योजना चलाई या नारा दिया कि हम अपने किसानों की आय को 2 गुना करेंगे। अब प्रधानमंत्री जी का तो
हृदय बिल्कुल पवित्र है कि वो ऐसा चाहते हैं, लेकिन जो संस्थाएं हैं जिनको ये एग्जीक्यूट करना है उनका हृदय पवित्र नहीं है। वो क्या सोचते हैं कि इसी स्लोगन के बीच में मैं कुछ अपना धंधा बना सकता हूँ क्या, तो अपना धंधा बनाने में लगे हैं लोग। मैं कहता हूँ ये जो कहते हैं किसानों की आय को 2 गुना करना है या फसलों की उपज को बढ़ाना है, मैं इसके विपरीत हूँ। मैं क्या कहता हूँ कि हमें प्राकृतिक संसाधनों के स्वरूप को 2 गुना बेहतर करना है। समझिए बात को, जो मेरे प्राकृतिक संसाधन है जमीन और जल और जंगल, उनके स्वरूप को 2 गुना बेहतर कर दीजिए, आपकी आमदनी 2 गुना हो जाएगी, कोई संदेह नहीं। लेकिन अगर मैंने भूमि की उर्वरता को बढ़ाने पर ध्यान नहीं दिया, खेत की मेड़ पर पेड़ लगाने की बात को नहीं समझा, घर में पशुपालन के विषय को नहीं अडॉप्ट किया, तो मैं विनोद कुमार चांद दावे के साथ कहता हूं कोई सूरमा भोपाली दुनिया में नहीं पैदा हुआ जो किसान की आय को 2 गुना कर दे। कोई सूरमा भोपाली ऐसा नहीं पैदा हुआ जो किसान के चेहरे पर मुस्कान ले आए। ये प्रकृति मेरी माँ है, प्रकृति की व्यवस्था में खेती करता हूँ, इसलिए प्रकृति की व्यवस्था की समृद्धि मेरी जिम्मेदारी है। प्रकृति की व्यवस्था खराब ना होने पाए, ये किसान की नीतियों की सबकी जिम्मेदारी है। ठीक है ना। अब आपको आगे बात करते हैं। नमस्कार। जीवामृत यहाँ से मुफ्त में ले जाओ, कई बार लोग ले गए। जैसे आपको मेरी बात अभी सुनी, किसको अच्छी लगी किसको नहीं अच्छी लगी, फिर जैसे मैं कहूँगा यहाँ से कल्चर ले जाओ, मदर कल्चर फ्री मिलता है, आपसे पैसा भी नहीं लगना, आपको एक झोला हाथ में टांग के ले जाना है। और जैसे मैं जब जीवामृत बनाऊँ, जीवामृत आपको घर में बना लेना है। चूँकि मैं कहूँगा मिट्टी खोजिए, तो मिट्टी आप नहीं खोज पाएंगे। बड़ी टिपिकल काम है जीवामृत बनाने के लिए जंगल की मिट्टी खोजना।